हेलो, मैं संजय कुमार। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। ये सेशन जो है वो वर्ष 2023 के जो इथिक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर के डिस्कशन के ऊपर है। और बहुत अच्छा लगा कि मेरे कुछ मित्रों ने भी मुझे बहुत बढ़िया सलाह दिया और सारे सलाह को मैं मान रहा हूँ। यानी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैं सलाह मानने में थोड़ा कंजूस हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सलाह में अगर दम है तो मैं ज़रूर मानता हूँ और मेरे मित्रों, आपके सलाह में बहुत दम है, इसलिए मैं सहज उसको स्वीकार रहा हूँ। तो चलिए, आज जिस प्रश्न की चर्चा मैं करूँगा वो प्रश्न है भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। एक फैक्ट को एस्टैब्लिश कर दिया गया कि भ्रष्टाचार जो है वो क्यों है। तो जो कोर वैल्यूज सोसाइटी के होते हैं, बुनियादी मूल्य, उसका फेल्योर है, उसका मैनिफेस्टेशन है, उसके फेल्योर की अभिव्यक्ति है। आपके विचार से समाज में बुनियादी मूल्य के उत्थान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो ये प्रश्न मान के चल रहा है कि भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार का कारण भी है, और कारण है कि सोसाइटी के अंदर बुनियादी मूल्य, जिसको अंग्रेजी में कोर वैल्यूज कहते हैं, उसकी असफलता का फल है, प्रतिफल है। अब आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप एक बुद्धिजीवी हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप कैसे, अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसे इन चीज़ों को फिर से रीएस्टैब्लिश करेंगे? तो पहले समझना होगा कि बुनियादी मूल्य होता क्या है। व्हाट इज कोर वैल्यूज? बिल्कुल, कोर वैल्यूज का मतलब है कि समाज का जो कारोबार चलता है, परस्पर जो संबंध बनते हैं और सामाजिक चीज़ें जो जिस ऊर्जा से चलती है, वो ऊर्जा ही बुनियादी मूल्य है। क्योंकि समाज न कानून से चलता है, न समाज पुलिस के डंडे से चलाया जा सकता है, न समाज को किसी अधिनियम से चलाया जा सकता है। और जब भी चलेगा तो लोक लाज से चलेगा, वो जब भी चलेगा लोकाचार से चलेगा और ट्रेडिशन से चलेगा। वो जब भी चलेगा तो बरसों से जिन चीज़ों की स्थापना हुई है उस समाज को चलाने के लिए उसके साथ चलता है। भारतीय समाज के संदर्भ में कई बार देखा गया है कि एक साथ वो लगता है कि ये 100 साल पहले के समाज को कंपीट कर रहा है, और कई बार लगता है कि 500-1000 वर्ष पुराने समाज की भी चीज़ों को लिए हुए वो कहीं ना कहीं अपनी थाती बना के उसको ढो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि बुनियादी मूल्य एब्सोल्यूट प्रवृत्ति का होता है, यानी बिल्कुल निरपेक्ष मूल्य है, या सापेक्ष मूल्य है, तुलनात्मक मूल्य है। तो देखिए, बुनियादी मूल्य किसी भी समाज का अनुभव, ज्ञान और उस समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वाहक है। ज्ञान की कमी है अगर उस समाज में, तो उस समाज में अंधविश्वास होगा। जब समाज अपने अंदर रिफॉर्म करता रहता है तो उसके बुनियादी मूल्य भी बदलते रहते हैं। अब देखिए, जैसे आजकल हम क्या देख रहे हैं कि जमाना फेसबुक का है, सोशल मीडिया का है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति खुलता जा रहा है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति का जो एक आंतरिक स्वरूप है वो बाह्य स्वरूप में हमको दिखने लगता है। तो समाज के अंदर पहले की तुलना में आज उसके सदस्यों के व्यवहार में खुलापन बहुत आया है, लचीलापन बहुत आया है, और बहुत रिश्ते पारदर्शी भी होते जा रहे हैं। जो दिखता आपको नहीं है, लेकिन पहले जो पिता पुत्र में जो रिश्ता होता था, दोनों बातचीत नहीं करते थे, माँ के थ्रू संवाद होता था, लेकिन आप पिता पुत्र एक मित्रवत
व्यवहार करते हैं, बेटियां खुल के अपनी इच्छाओं का इजहार करती है, बेटा अपनी इच्छाओं का इजहार करता है। कहीं ना कहीं पहले समाज का कारोबार ऐसे नहीं चलता था, हर समय होता रहा है। आखिर कभी इतिहास में झांकिएगा तो जैसे कि कुछ क्षेत्र में कुछ जातियों में सती प्रथा थी, लेकिन सती प्रथा को हटा दिया गया, तो उसके लिए उन दिनों बुनियादी मूल्य था, बड़ा हंगामा हुआ। जब बेंटिक ने उसको हटाया तो प्रिवी काउंसिल तक उसके खिलाफ गया मामला ब्रिटेन में भी, कि हमारे ये कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता थी, हमारा आचरण था, अच्छा कंडक्ट था, उसे उसमें आप क्यों प्रवेश कर रहे हैं। और ये माना गया कि जो भी रिफॉर्म समाज के अंदर हुआ, उस रिफॉर्म का कहीं ना कहीं प्रभाव ब्रितानी सत्ता को 1857 में वो भी एक बहुत नागण्य लेकिन एक कारण भी बना। तो बुनियादी मूल्य किसी समाज का समय के साथ बदल सकता है, ज्ञान के साथ उसमें विकास हो सकता है। वो एक बुनियादी मूल्य का दूसरा पहलू है। पहला पहलू जो यहाँ हमें मतलब है जिस चीज से, वो है कि जिससे समाज अपना दैनिक, अपनी वार्षिक, साप्ताहिक सारे चीज़ों को जो संचालित करता है, यानी वही चीज़ें हैं भारतीय समाज में। झूठ नहीं बोलना, आपस में रिश्तों में पारदर्शिता रखना, लालच नहीं रखना, चोरी नहीं करना, किसी का अनाज बाहर पड़ा हुआ है कोई उसको चोरी ना कर ले, कोई किसी के साथ बेईमानी ना करे, कोई उधार पैंचा ले तो वो इधर उधर ना करे। तो जो तमाम चीज़ें से एक परिवार और समाज चलता है वो बुनियादी मूल्य है। नैतिक रहे, एक दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत करे, सब कुछ बुनियादी मूल्य के अंतर आता है। ये आप समझ गए। अब ये कहता है कि असफलता, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्ट, देखिए जितने भी शब्द हैं बेसिकली हमने मिलते जुलते शब्द बनाए हैं। शब्द की परिभाषा तो अंग्रेजी में ही दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है शिक्षा का कि हर शब्द को हमें अंग्रेजी से ही डिफाइन करना पड़ता है, इसका और कोई उपाय नहीं है। तो भ्रष्ट आचरण जो है वो बेसिकली हिंदी में बड़ा करीब बन जाता है शब्द करप्शन की तुलना में, कि भ्रष्ट आचरण का जो है वो बुनियादी मूल्यों के चलते, क्योंकि लोक लाज खत्म हो गया कि भाई हम किसी से घूस ले रहे हैं, समाज के लोगों से ही ले रहे हैं, समाज के ही लोग लेते हैं, हम किसी के पैसे के बल पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसे जो सिखाया गया जन्म जन्मांतर से, उसको जो धर्म के थ्रू नॉलेज दिया गया, उसके जो चारित्रिक विकास उसका हुआ वो फेल किया। अब सवाल उठता है कि इसको बनाने के लिए, इसका उत्थान कैसे हो, इसके डिटोरिएशन के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दुनिया के तमाम शिक्षाविदों का मानना है कि बुनियादी मूल्य को अगर संरक्षित रहना है तो उसके वाहक मजबूत होने चाहिए, जो बुनियादी मूल्य को कैरी करता है, जो बुनियादी मूल्य को स्थापित करने के जिनके कंधे पे दायित्व है। जो फेल कर गए अलग है। तो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जो हमारे बच्चों का लालन पालन है, वहां पे सुचिता, वर्चू की व्यवस्था की जाए। अभी आपने देखा होगा दुनिया के हर देश में 0 to 6 ईयर को अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी बाल्यावस्था पूर्व की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, और उसके साथ उसको जीवन के सारी चीजों को सिखाया जाता है। साफ सफाई वो भी एक बुनियादी मूल्य है, अच्छा कंडक्ट, मिलजुल कर खाना, मिलजुल कर खेलना, सामूहिकता, स्वार्थपरता नहीं। तो नई शिक्षा नीति ने अपने यहाँ भी 3 to 6 को लिया है सरकार अपने कंधों पे, और वो कहीं ना कहीं सरकार की एक विधायी जिम्मेवारी के तहत लिया है, नैतिक जिम्मेवारी। अगर प्राथमिक शिक्षा को
हम उच्च कोटि का बना देते हैं। तो ये इसमें बहुत अधिक संभावना है कि हम एक ऐसा पौध तैयार करेंगे जो भविष्य में जाकर बुनियादी मूल्यों के साथ मजाक नहीं करेंगे। आज भी देखा गया है कि जिनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई है, अच्छे वातावरण में हुई है, वो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को थोड़ा कम बिगड़ने दे। वैसे तो कुएं में ही भांग घुल गया है तो कौन क्या कर सकता है। दूसरी बुनियादी मूल्य आते कहाँ से थे? तो जब मैं पंचतंत्र को पढ़ता हूं तो पंचतंत्र की रचना कॉमन लोगों के लिए नहीं हुई थी, क्योंकि वो संस्कृत में है। भारत के संदर्भ में पंचतंत्र की रचना राजा महाराजाओं के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए हुई थी कि कैसे चीजों को समझना है, कैसे विश्वास की स्थापना होगी, कैसे लालच को पराजित किया जाएगा, कैसे लज्जा समाज में रहेगी, कैसे भावना रहेगी, कैसे सम्मान रहेगा, कैसे मित्रता रहेगी। तो इन सारी चीजों को कलमबद्ध पंचतंत्र के रूप में किया गया। तो वो प्रशिक्षण का ग्रंथ है। तो जब बुनियादी मूल्य आरंभ से शिक्षा और ज्ञान के द्वारा ही लाने की बात की गई, तो आज हमें कहीं ना कहीं जिस तरह से बुनियादी मूल्य के अंतर्गत ही इन दिनों पर्यावरण और प्रदूषण के प्रति जागरूकता उसी के अंतर्गत लाया गया है। और वह कंपल्सरी हो गया नई शिक्षा नीति में कि जब से वो स्कूल की चीजों को समझेगा, यानी तीसरे साल से लेकर और एमए तक उसको कहीं ना कहीं पर्यावरण अध्ययन करना पड़ेगा। वो बच्चा 3-4 साल का कैसे करेगा? तो पत्तों के द्वारा करेगा, गंदगी को देखकर उसकी सफाई को समझेगा और उसके अंदर वो बुनियादी मूल्य आते जाएंगे। तो उसी तरह से वो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ऐसे जीवनियों का पाठ बांट कर हमारे यहां बहुत समाज सुधारक, बहुत रोल मॉडल हुए हैं, उनको पिरोकर पाठ्यक्रम में और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, जिसको नैतिक शिक्षा कहती है, जिसका आग्रह नई शिक्षा नीति करती है। तो बुनियादी मूल्य हमारे अंदर आएंगे। तीसरा, चूंकि किसी कानून से बुनियादी मूल्य कोर वैल्यूज नहीं आ सकता है, वो फेल करता जा रहा है। जितना कानून सख्त होता जा रहा है उतना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उतना ज्यादा मुसीबत आती है। ये दायित्व तो कहीं ना कहीं समाज के स्तर पे ही लेना होगा और इन चीजों के लिए समय समय पे संगोष्ठी होनी चाहिए, नैतिकता की बात उठाई जानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आखिर एक दृश्य गांधी के जन्म से जब लेते हैं उनकी आत्मकथा से कि उनके स्कूल में इंस्पेक्टर आया हुआ है, वो गलत लिख रहा है, एक टीचर पैर मार के कह रहा है दूसरे की कॉपी देखो, लेकिन उन्होंने नहीं किया कॉपी। तो ये अगर अर्ली चाइल्ड के जो गांधी के का जीवन है, चाहे वो विवेकानंद का जीवन है, चाहे वो बुद्ध का जीवन है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे जीवनियों को बढ़ाया जाए और ऐसी जीवनियों पे संगोष्ठी हो, बच्चे उसमें सहभागी बने, ताकि बचपन के में जो इम्प्रिंट बन जाता है वो जीवन भर चलता है। खासकर जब गांधी की बात आई तो मैं बताना चाहूंगा कि उनको 2 चीजें बड़ी प्रभावित की। एक रामायण की कथा श्रवण कुमार की, और दूसरी मार्कंडेय पुराण की एक बात राजा हरिश्चंद्र की, जो पूरे जीवन में गांधी उस प्रभाव से मुक्त नहीं हुए। जब उन्होंने टेलीस्कोप पे, जो पहले टोकरी की तरह सिनेमा लेके चलता था, दिखाता था, हम लोग भी देखे हुए हैं, और नाटक भी जब देखे, तो जीवन से उनको श्रवण कुमार नहीं गया। तो ये राष्ट्र के लिए वो श्रवण कुमार बने, और उनकी ईमानदारी के अचेतना में जो पहला प्रभाव पड़ा वो राजा सत्र हरिश्चंद्र के त्याग का। तो इन चीजों के माध्यम से हम बुनियादी मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं, उसका उत्थान कर सकते हैं। चूंकि 150 वर्ड का है तो ज्यादा हो गया। अब मैं
इसको लिख के लाया हूं, तो उस रूप को देखिए, समझ गए कि कैसे लिखना है। इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, सब कुछ है, इसका पीडीएफ भी है। सोशल मीडिया साइट पे रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। तो मैंने सबसे पहले लिया एक, कभी भी मैं लिखने को समझाता हूं कि लेमैन टर्म में कोई चीज ना लिखें, आप आम आदमी की तरह ना लिखें, कोई भी आपको एंटरटेन ना करेगा, किसी मुगालते में ना रहें कि आप इथिक्स का मतलब ये न समझ जाए कि आप जब सब कुछ पढ़ के और आप क्या कंडक्ट शो कर रहे हो, जब तक चीजों को संदर्भित नहीं करेंगे आंख नहीं खुलेगा। क्योंकि आपसे पहले संसार में बहुत लोग हैं जो दिन रात इस पे दुनिया में काम हो रहा है, और ज्ञान कभी भी याद रखिए किसी भूगोल के अंदर उसको जज या उसको बांध कर नहीं रख सकता। ज्ञान ही, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, और सब चीज को हम कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा बाउंड्री से बाहर। हमारे यहां ही टैगोर से लेकर गांधी तक टॉलस्टॉय से बाहर नहीं है, पूरा टॉलस्टॉय को जीते हैं। तो ये समझना होगा, इसलिए शिक्षा कहीं से आए, कोई भी बात बिना रेफरेंस के शुरू ना करें और उसके तर्क और वितर्क करें, कोई मना नहीं किया है, उसको आप खंडित ना करें, मंडित ना करें, लेकिन एक एस्टैब्लिश फैक्ट के साथ ही चलना चाहिए। और बार बार हिंदी वाले को कहता हूं कि अंग्रेजी जरूर लिखा करो ताकि इससे काम चल जाए। तो रॉबर्ट के मॉर्टन को मैंने कोट किया है कि किसी भी समाज की बुनियादी मूल उसके कार्यात्मक फंक्शनल एक्टिविटीज या कारोबार के लिए जरूरी है या उसी से चलता है। समाज का क्रियाकलाप किससे चलता है? तो समाज की क्रियाकलाप बुनियादी मूल्यों से चलता है। जबकि मॉन्ट्रेज और स्वीनी कहते हैं कि समाज में बुनियादी मूल्य विश्वास को की एक परिभाषित प्रणाली है। कोर वैल्यूज जो फिट है उसकी डिफाइन एक सिस्टम है, और जो लोगों के अंदर फैसला करता है कि क्या व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। इसका पैरामीटर कौन होता है? तो कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज ही हमें बताता है कि आखिर क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो ये है, इस प्रकार समाज की सभी व्यवस्था का सच्चा प्रहरी, रियल गार्ड बुनियादी मूल्य है। और यकीनन आजकल इसमें बहुत डिटोरिएशन है, एकदम समाप्त नहीं हुआ है, मतलब क्षरण है, तो इसके उत्थान की जरूरत है। तो वही बातें हैं कि पहले प्राथमिक शिक्षा पे हमें भयंकर भरपूर बजट और सब चीज को देना होगा। दूसरी बात मैंने कोट किया इसमें डॉक्टर योगेंद्र सिंह को, बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं, सॉरी सोशलॉजिस्ट हैं, अब तो स्वर्गीय हो गया लॉकडाउन में, कोरोना में ही। तो इनका जो डिबेट है कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण बनाम पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, तो ये कहते हैं कि आधुनिकीकरण को पछाड़ कर पश्चिमीकरण उस पर बैठ गया है। दोनों दो टर्म है। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया के तहत होता है जिसमें शिक्षा, जीवन मूल्य, सुचिता, एक प्रोसेस के द्वारा आदमी मॉडर्न बनता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग है कि आदमी में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जब तक वो लॉजिकल और जब तक वो समीक्षात्मक सोच का व्यक्ति नहीं होगा तो वो आधुनिक नहीं होगा। सिक्का के दोनों पहलू को समझना होगा, उसको जैसे को तैसे से दूर भागना होगा। जब तक उसको हिंसा, गलत आचरण को ठुकराना होगा, तब वो मॉडर्न मैन कहलाएगा। सोचिए कि हम राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? कि उनके विचार उन सब चीज के खिलाफ थे, चाहे वो मूर्ति पूजा हो,
चाहे कोई भी ऐसा वो विशुद्ध अद्वैतवादी थे, यानी ईश्वर और व्यक्ति में बहुत अंतर नहीं मानते थे, आत्मा परमात्मा में उसी का अंश। तो वाई सिंह आधुनिकीकरण को कहते हैं कि भारत में ये पश्चिमीकरण ने इसको दबा दिया, पछाड़ दिया। और पश्चिमीकरण क्या है? एज इट इज किसी चीज को एडॉप्ट कर लेना। हमारे अंदर, हम भीतर से खोखला है, ऊपर से हम पैंट टाई कोट पहन के चल देते हैं, तो नकल कर लेते हैं। गांव के गांव में देखिएगा कि उसके ड्रेस गांव के खत्म हो गए, जींस पहन रहे हैं, लड़कियां भी पहन रही है, अश्लील अभद्र गाना सुन रही है, और वही मध्यकाल की जिंदगी, रीति काल की जी रही है। प्यार मोहब्बत उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, कैरियर खत्म है, जबकि शहर की हालत उससे बहुत अच्छी है। किसी चीज को नकल में उसको अपना लेना, किसी भी ऊटपटांग सा सामान घर में खरीद के ले आना, कुछ भी भोजन उसके महत्व को समझे बिना भोजन कर लेना, यानी पूरा एक दूसरे के देखा देखी और प्रचार से जो भी विज्ञापन आता है, विज्ञापन से प्रभावित होकर अपने आचरण को और व्यवहार को बदल लेना ही पश्चिमीकरण है। हाँ, तो जरूरत है कि आज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाए और उस पर ध्यान सिस्टम के द्वारा ही दिया जा सकता है। इसमें सिस्टम, व्यवस्था ज़्यादा रोल अदा करेगी, दोनों पॉइंट में, एजुकेशन में भी, इसमें भी। तीसरा कि जितने दार्शनिक हैं उनके विचारों पे कंपटीशन हो, चर्चा हो और उचित इनाम मिले। चौथा, हम बोलते हैं दिन रात की इंक्लूसिव सोसाइटी बनाइए, समावेशी समाज बनाइए, समावेशी शिक्षा बन गई, लेकिन प्रैक्टिकली हम समावेशी समाज नहीं बना पा रहे हैं। हो क्या रहा है कि यहां इतने ज्यादा स्तरीकरण है, लेयरिंग होता जा रहा है समाज में। जो पढ़ लिया आधुनिक हो गया, बिल्कुल वो निकल गया, अपने समाज को भूल गया, जो जहां था वहीं छूट गया। तो समाज के अंदर कई प्रकार के वलय, वृत्त नजर आएंगे, मतलब मल्टी डायमेंशनल वृत्त बनते जाएंगे, और ये सबके अपने अपने मूल्य हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है। इस समझ में कहीं ना कहीं इंक्लूजन, समावेश नहीं है। इसकी जरूरत है कि इसको सुधारा जाए और सभी शिक्षण संस्थानों में ईमानदारी, पारदर्शिता, सच्चरित्र, इन चीजों के ऊपर नियमित रूप से कार्य किया जाए। और फिर निष्कर्ष में कहना चाहूंगा कि आदमी को अगर ये बता दिया जाए कि साधन ही, जो बाबा का जंतर है गांधी जी का, साधन को डिस्ट्रॉय न करें। सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार होता है वो हम, हर कोई साधन को इतना कमजोर समझ लेता है कि उसको धक्का मारता है, बेवजह किसी को भी पैसा देने चला जाएगा, अच्छा ये काम हो जाएगा। उसके दिमाग में कि हमारा, खासकर सिविल वर्क जितने हैं, सिविल समाज जो जी रहा है शहर में, चाहे वो बिजली का कोई काम हो, चाहे जल का हो, चाहे एमसीडी का हो, कुछ भी हो, वो समझता है कि पैसे से होता है। तो इस धारणा को तोड़ना होगा और इसके लिए समाज को आना होगा, और ऐसा बच्चा मुझे पैदा करके बनाना होगा देश के लिए जो साधन से मजाक न करे, तो अल्टीमेटली मामला दुरुस्त हो जाता है। तो इस तरह से एक प्रश्न, इसमें दो प्रश्न हैं, और ये प्रश्न बता दूं एक और चीज कि इस प्रश्न को सिलेबस में अगर हम देखना चाहें तो हम कहां से लिए हैं, ये मैं बता देना चाहूंगा कि सिलेबस में कहां से है। तो आपको बता चुका हूं कि इथिक्स का जो सिलेबस है वो मोटा मोटी 7 यूनिट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और एक केस स्टडी के 8 यूनिट में। तो 7वें यूनिट में है शासन में ईमानदारी। ये चीज लिया वहीं से गया है कि प्रोबेबिलिटी इन गवर्नमेंट। अब शासन में ईमानदारी, चूंकि
तभी होगी जब वो समाज के साथ चलेगा। इसी में एक पॉइंट है भ्रष्टाचार की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ भ्रष्टाचार। तो ये सिलेबस के इस पार्ट से लिया गया है और आपको एक सिविल सर्वेंट के रूप में ये भी एक केस स्टडी दिया गया है, एक एस्टेब्लिश फैक्ट दिया गया कि ऐसा है, ये आप नहीं काट सकते हैं, ये गलती ना कीजिएगा कि नहीं हमारे समझ से ऐसा नहीं है। वो इजाजत ये प्रश्न नहीं दे रहा है। इस प्रश्न का टेल कह रहा है कि इसको स्वीकारते हुए और इसकी रिमेडी क्या है, इसका उपचार क्या है, ये कहता है। तो सिलेबस में डायरेक्ट है भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उससे लिया गया। बल्कि ये दोनों क्वेश्चन, जो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी इसी से लिया गया है, उसका भी संबंध इसी से है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। उपयुक्त उदाहरण सहित परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यह भी एक तरह से भ्रष्टाचार ही है कि देखिए, जबरदस्ती बड़ा सिंपल उदाहरण है कि चोर क्या करता है, जबरदस्ती करता है, साइकिल छीन लेगा, घड़ी छीन लेगा, पैसा छीन लेगा, वो जबरदस्ती है। और अनुचित प्रभाव वो सॉफ्ट कलर क्राइम है कि दरोगा जी हैं और अब उनको नाश्ता करना है, 10 चमचे हैं, दुकान पे जाएंगे, नाश्ता करेंगे, मन होगा तो पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसे कई सिविल सर्वेंट हैं जिनकी बीवियां जिला में तूफान मचाती हैं। कई और चीजें हैं, बोलना संभव यहां नहीं है सब चीजों को, लेकिन वो क्या है कि केवल प्रभाव मात्र से, जब आपके पास सत्ता की ताकत है, जब वैधानिक पद पे हैं और विधान की ताकत आपको मिली हुई है, तब आप अनुचित प्रभाव का उपयोग करते हैं। और जब आप दादागिरी करते हैं, जब अनैतिक व्यक्ति हो जाते हैं आप समाज के, तो जबरदस्ती करते हैं। लेकिन इन दिनों क्या देखा जा रहा है कि अनुचित प्रभाव इतना पावरफुल होता गया है कि व्यक्ति जबरदस्ती करने लगा है। प्रतिदिन ऐसे अखबार में खबरें आप पढ़ते रहते हैं कि वो जबरदस्ती करके किसी की प्रॉपर्टी को लिखवा लेना, ऑफिसर्स किसी से नाजायज उसको कोई काम, ठेका पट्टी दिलवा देना, गलत ढंग से उसको मदद कर देना, ओवरलैप करने लगा है। तो सवाल यह कहता है कि सही उदाहरण देकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क एनवायरमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन द कोर्सियन एंड अंडर इन्फ्लुएंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल, कि कार्य का जो वातावरण है जहां आप काम करते हैं, इस पे मजेदार बात है कि मैक्सिमम केस स्टडी भी इसी ढंग से प्रभावित होता है। उसमें सिचुएशन दिया जाता है कि आपका मंत्री महोदय की इच्छा है या सेक्रेटरी की इच्छा है कि ये काम हो जाए, आप गलत समझते हैं और आप इथिकल डिलेमा में आते हैं। जब इस पे जो हायरकी है, पदानुक्रम है पावर का, जब वो लगता है तो नीचे वाला नैतिक द्वंद्व में फंसता है, नैतिक दुविधा में फंसता है। वही कहना, तो आप अच्छी तरह समझ गए कि जबरदस्ती क्या है और अनुचित प्रभाव क्या है। मूलतः जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव दोनों से किसकी हत्या होती है? तो मुक्त सोच की, मुक्त विचार की, मुक्त निर्णय की, जिसको फ्री विल कहते हैं, जिसको बहुत अच्छा शब्द दिया है ग्रीको यूनानी स्कॉलर्स ने, कि फ्री विल की हत्या होती है। बल्कि महिला के संदर्भ में अगर आप जबरदस्ती करते हैं या अनुचित व्यवहार करते हैं तो कानून पति पत्नी के संबंध तक
इसको डिफाइन कर चुका है। तो फ्री विल की हत्या किसी भी सूरत में कानून को पसंद नहीं है और इस पे पश्चिम से लेकर अपने यहां तक बहुत सारे नियम बने, कानून बने हैं और किया गया है, फिर भी ये दोनों फेनोमेना होता है। अब कार्य वर्क एनवायरनमेंट में इसकी बात होती है। तो वर्क एनवायरनमेंट में किसी चीज का सहज उत्तरोत्तर बने रहना वो तभी संभव है जब किसी भी बोलिए पॉइंट पे नैतिकता, मॉरलिटी को डिस्टर्ब कोई ना करे, कोई अवरोध पैदा ना करे। यानी बल, शक्ति, पावर, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनता जा रहा है जहां इसका उपयोग खूब होता है और खासकर सर्टेन, जैसे अभी 2 काम चर्चा में अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक मेट्रो का एक खास जगह छज्जा का गिर जाना और एक लगभग 700 करोड़ रुपए से बना हुआ दिल्ली के प्रगति मैदान का टनल। अभी कुछ ही दिन पूर्व उसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन उसको घोषित कर दिया गया कि ये मानव के लिए यानी आवागमन के लिए खतरनाक है, चूंकि उस टनल में रिसाव है और टेक्निकली उसका स्ट्रक्चर गलत है। अब मामला उसको जो बनाई कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, वो कोर्ट गई, वो उल्टा गवर्नमेंट पे क्लेम कर रही है, मतलब तमाम चीजें। लेकिन ये दोनों उदाहरण आपको क्या बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसे काम में, खासकर ठिका पेटी रोड, इसमें इतनी, जबकि पहले के जो मेट्रो बने वो उसकी गुणवत्ता, श्रीधरन की गुणवत्ता आज भी लैंडमार्क है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में जो समझौता हुआ वो किस वर्क एनवायरनमेंट के चलते हुआ? कहीं ना कहीं जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव ही तो उसके अंदर वो फंक्शनल, वो कार्यकारी बल था जिसके चलते हुआ। तो इस तरह से बल, धमकी इत्यादि के द्वारा किसी की वस्तु, धन, शरीर आदि को प्राप्त कर लेना, ले लेना जबरदस्ती है, जबकि जो जिसके हक में नहीं है, जो जिसके योग्य नहीं है, उसे वो चीज दिला देना बिना प्रत्यक्ष हिंसा किए हुए अपने बल के द्वारा, तो वो कहलाता है अनुचित प्रभाव। जबरदस्ती अनेक बार व्यक्ति को विकल्पहीन कर देता है। जब कोई चीज कोई हड़पना चाहता है तो आदमी एकदम विकल्पहीन हो जाता है, और यह एक तरह का अपराध है, घोषित अपराध है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में पर्याप्त दंड का विधान है। लेकिन अनुचित प्रभाव कई बार नहीं, वो दिखता ही नहीं, अमूर्त रूप में होता है। वो टेलीफोनिक कह देना, कोई चीज रिटर्न में नहीं देना, जो आजकल की परंपरा बन गई है, और उससे कार्य को करा देना, तो वो अपराध के जो साक्ष्य होने चाहिए उसमें नहीं छूटते हैं अनेक दफे। कई बार तो गलतियां, फिर असत तो असत है, और उस तरह वो कार्य करता है। तो ये मौलिक 4-5 अंतर है जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में। 3 संविदा सिद्धांत की किताबें लिखी गई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों ने समाज के
इस आचरण के ऊपर अपनी बात को रखा है। और तीनों, हालांकि अलग अलग बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन फ्री विल की वकालत की है और उसकी हर हालत में उसकी को समाज, राज्य उसको माने, तब जाके समाज की कार्य संस्कृति, समाज का विकास उचित ढंग से हो पाएगा, वरना चीजें ध्वस्त होंगी और उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो इस तरह से ये दोनों प्रश्न के उत्तर कैसे लिखे जाएंगे वो भी बता दिया, इसमें है क्या ये भी समझ लिए। और इस तरह से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।